हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 12वीं का 5वां पाठ कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इसमें कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और वो उनका सामना कैसे करती है, आइए इनके बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं कांग्रेस प्रणाली के विषय में कि देश की आज़ादी के बाद उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई और उसने अपने आप को दोबारा से स्थापित कैसे किया। आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस दल है वो आज़ादी से पहले का दल है। इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद जो है कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित रहा और पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने ही जो है अपने सरकार बनाई। तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और उसमें 489 सीटों पर 364 सीटें जो है कांग्रेस को मिली। दूसरा जो आम चुनाव है वो 1957 में हुआ और इसमें 494 सीटों पर 371 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली। तीसरा जो आम चुनाव 1962 में हुआ और इसमें भी 494 सीटों में से 361 सीटें कांग्रेस को मिली। कहने का क्या मतलब है कि तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस को जो है 350 से ऊपर सीटें मिली। तो किसने सरकार बनाई? तो जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके बाद यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो ये दशक है 1960 का दशक, इसे खतरनाक दशक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई। गरीबी की, अशिक्षा की, सांप्रदायिकता की, राज्यों के पुनर्गठन की और काफ़ी क्षेत्रीय समस्याएं थी। इन समस्याओं से देश जूझ ही रहा था कि एक और जो है समस्या हमारे देश पर आ पड़ी। वो क्या है कि 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारे अनसुलझे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो क्या है कि जो क्या नया नेतृत्व होगा वो इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? क्या लोकतंत्र सफल होगा या नहीं होगा? क्या अन्य देशों की तरह सैन्य शासन लागू होगा? कहने का क्या मतलब है कि अब तो हमारे देश को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि नया नया देश आज़ाद हुआ था और कई देशों में देखा भी था कि लोकतंत्र असफल होकर वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया था। तो एक बड़ी चिंता का विषय था कि जो प्रसिद्ध नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु के बाद कि क्या हमारे यहाँ भी सैन्य शासन लागू हो सकता है। तो इन समस्याओं के बीच में जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गुलजारी लाल नंदा को। अब क्या है कि नेहरू के बाद अगला जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। अब बात आती है कि लाल बहादुर शास्त्री को ही क्यों बनाया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपनी सादगी और निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दूसरी बात क्या थी कि नेहरू के मंत्रिमंडल में वो बिना किसी विवाद के कई वर्षों तक मंत्री रहे, तो सब उनकी छवि के विषय में जानते थे कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आगे क्या है कि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे कामराज। उन्होंने जो है अन्य नेताओं से बातचीत की और सभी नेताओं ने क्या है इस बात पर सहमति जताई और कांग्रेस की जो संसदीय दल है उसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को निर्विरोध जो है प्रधानमंत्री चुना गया। तो आगे देखते हैं कि देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उस समय उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल रहा 1964 से 1966 तक का। क्या हुआ उस समय कि एक तो पहले ही भारत और चीन का युद्ध हो चुका था, तो भारत और चीन की जो है युद्ध की काफ़ी कठिनाइयाँ थी और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था और साथ ही साथ देश में खाद्यान्न संकट चल रहा था। क्या था कि मानसून बहुत कम आई, तो उस वजह से खाद्यान्न संकट हो गया और जो पैसा देश पर लगना चाहिए था वो उस समय हम सैन्य युद्धों पर लगा रहे थे। तो इससे क्या है काफ़ी चुनौतियां जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने आई। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 का जो पाक युद्ध था और जो खाद्यान्न संकट था, इसमें दोनों ही चीज़ें थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जवान लड़ रहा था और यहाँ पर कौन था, किसान लड़ रहा था। तो दोनों को ही मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, फिर क्या हुआ कि युद्ध जो है समाप्त हुआ और उसके बाद एक समझौता हुआ, शांति समझौता। उसके लिए जो है मध्यस्थता की सोवियत संघ ने दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो है
ताशकंद में बुलाया और वहाँ पर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। किस किस के बीच? शास्त्री जी और जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य में। लेकिन उसी रात्रि उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी क्या है, मृत्यु हो गई। और फिर जो है उनके स्थान पर फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया गुलजारी लाल नंदा। और फिर देश के सामने समस्या आई कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो देखिए अब फिर उत्तराधिकार की समस्या देश के सामने खड़ी हो गई कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद अब जो है उनकी जगह कौन लेगा। तो फिर क्या होता है कि अब 2 कैंडिडेट सामने आते हैं, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, जो दोनों ही प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। अब जो मोरारजी देसाई हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सके, और इंदिरा गांधी के पास क्या समर्थन में है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। आइए जानते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। वो क्या थे? एक अनुभवी कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, कैसे थे? क्योंकि एक तो वो बम्बई प्रांत के जो है मुख्यमंत्री रहे थे और दूसरा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें भी वो मंत्री रहे थे। यानी उनके पास जो है नेतृत्व का अपार भंडार था, वो नेतृत्व कर सकते थे, वो एक अनुभवी नेता थे। ठीक है, दूसरी तरफ थी उनके इंदिरा गांधी, वो जो है बिल्कुल अनुभवहीन नेता थी, उनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। वो क्या थी कि शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में उनके मंत्रिमंडल में वो सूचना मंत्री रही थी। दूसरा क्या था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी थी। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट था वो था कि वो जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। ठीक है, अब इन पॉइंटों के बाद देखते हैं कि जो उत्तराधिकारिक प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने बातचीत की, लेकिन वो किसी भी बिंदु पर सर्वसहमति नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो सिंडिकेट थे, कौन थे? सिंडिकेट, उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन दिया। क्यों दिया? पहली बात तो मैं आपको बता दूं सिंडिकेट क्या होते हैं। जो भी पुराने नेता थे कांग्रेस के अंदर उनको सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो वे अनुभवी जो है नेता हैं और वो हमारी बिल्कुल पूछ नहीं करेंगे, हमसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी है, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा जो है हमारे इशारे पर काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है अनुभवहीन इंदिरा गांधी को चुना। फिर क्या हुआ? फिर होता है गुप्त मतदान, और उस गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी विजयी होती है। तो यहाँ पर जो है ये तीसरी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब देखिए इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या थी वो चुनौतियां? सबसे पहले तो उस समय क्या थी? मानसून की कमी थी, इसकी वजह से सूखा पड़ा हुआ था। अब जब सूखा है तो खाद्यान्न कहाँ से होगा? तो खाद्यान्न की कमी हो गई, और खाद्यान्न में जो है जब अनाज खाने के लिए ही नहीं है तो कच्चे माल के रूप में कहाँ से आएगा? तो इस वजह से क्या हुआ कि जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें भी कमी आ गई। अब जब उत्पादन ही नहीं हो रहा था तो निर्यात में भी कमी आ गई, हम बाहर कहाँ से भेजेंगे चीज़ें। ठीक है, अब जब निर्यात नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो कम होता चला गया, तो उसमें भी क्या आई? कमी आई। क्यों आई? अब क्या है, जो देश के अंदर पैसा था वो किस पे लग रहा था? वो सैन्य यानी सेना के ऊपर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि पहले जो है 62 में युद्ध हुआ, फिर 65 में युद्ध हुआ, तो जो है सैन्य खर्च बहुत बढ़ा हुआ था। तो ये इतनी सारी चुनौती हमारे देश के अंदर थी और जो इंदिरा गांधी के सामने खड़ी हुई थी। अब क्या होता है कि जो खाद्यान्न संकट था उसके निवारण के लिए, उसकी मदद के लिए अमेरिका सामने आया, उसने हमारी खाद्यान्न की मदद की। लेकिन उसके बदले में उसने क्या कहा? उसने अमेरिकी जो नीतियां हैं वो मनवाने का दबाव डाला, और इससे क्या प्रभाव पड़ा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? रुपए का अवमूल्य कर दिया। अवमूल्य क्या होता है? गिरावट। ठीक है, पहले जो है $1 के बराबर में 5 रुपये होते थे, 5 की जगह अब क्या हो गया? 7 रुपये, यानी उनका $1 और हमारे 7 रुपये बराबर हो गए। इससे क्या हुआ कि जो देश के अंदर आधारभूत चीज़ें थी, जो आवश्यक चीज़ें थी, उनकी जो कीमत है उनमें बढ़ोतरी हो गई, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ गई, और इन समस्याओं की वजह से जगह जगह हड़ताल होने लगी। इससे क्या हुआ कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने जनता के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध किया। तो देखिए जो विरोधी दल थे उन्होंने कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए गैर कांग्रेसवाद को जन्म दिया। कैसे दिया? विरोधी दल
कांग्रेस के विरोध में एकजुट हुए और इन अलग अलग दलों के तालमेल को ही गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। मतलब जितने भी कांग्रेस के अलावा जितने भी छोटे छोटे और अलग अलग विचारधारा के दल थे वो सभी क्या हो गए, कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गए। और एकजुट होकर जो उन्होंने तालमेल बनाया अपने बीच में, उसको ही गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया। इसकी जो अगुवाई है वो कर रहे थे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। और उन्होंने क्या कहा अपने तर्क में कि जो कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है और क्या है, गरीबों के हितों के खिलाफ है। तो हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है और गरीबों का हक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी दलों को इकट्ठा होकर कांग्रेस के विरोध में एकजुट होना पड़ेगा। अब होते हैं चौथे आम चुनाव। कब हुए ये? 1967 में। इनको क्या नाम दिया गया? राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनाव लड़ रही थी। अब देखिए जो इसके चुनाव के परिणाम निकले वो क्या निकले कि कांग्रेस को मिली 283 सीटें और स्वतंत्र पार्टी को मिली 44 सीटें। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल था उसमें आधे मंत्री जो है चुनाव हार गए थे। अगर मुख्य रूप से मैं नाम लूं तो इनमें जो है तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल, पश्चिमी बिहार में अतुल्य घोष और बिहार में के.बी. सहाय जैसे कांग्रेसी चुनाव हार गए थे। अब इसमें क्या होता था उस समय पे कि विधानमंडल के जो चुनाव होते थे वो भी साथ साथ होते थे। तो विधानमंडल के चुनाव में क्या हुआ कि जो 7 राज्य हैं उनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 2 जो राज्य हैं उनमें दल बदल के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, अब देखिए 7 राज्य में तो बहुमत मिला ही नहीं और 2 में दल बदल के कारण सरकार नहीं बन पाए, तो कुल कितने राज्य हुए? 9 राज्यों में जो है कांग्रेस नहीं बन पाई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो वोट की परसेंटेज थी और जो सीटें थी उन दोनों में ही कमी आई थी। देखिए जो चौथे आम चुनाव है 1967 में, उसमें कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। क्या क्या हुई आइए जानते हैं उनको। पहला तो क्या हुआ कि जो मद्रास प्रांत है वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है? वहीं की पार्टी। ठीक है, वो पार्टी कौन सी थी? वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे डीएमके भी कहते हैं। उसने वहाँ हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया हुआ था और उसके कारण वो क्या है, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। ठीक है, अगला क्या है कि चुनाव इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया 3 आम चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी गैर कांग्रेसी दल को जो है पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, तीसरा क्या है, यहाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में थोपने का केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे। क्या है कि केंद्र सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाया, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि वो क्या बोलते थे, वो तमिल बोलते थे और अंग्रेजी बोलते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा जो है राजभाषा बने। इसलिए वहाँ की जनता ने क्या किया, जो उनकी क्षेत्रीय पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसको जो है वोट दी और पूर्ण बहुमत से उसको जो है सत्ता में लेके आए। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गैर कांग्रेसी दल जो है पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया। आगे क्या है कि उस समय फिर क्या होता है कि गठबंधन का उदय हुआ। अभी जो ये गठबंधन है इसकी शुरुआत यहीं से होती है। 8 राज्यों में गठबंधन सरकार बनी। किस नाम से बनी? संयुक्त विधायक दल के नाम से बनी। अभी 8 राज्य कौन कौन से थे वहाँ पर? हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और केरल। ठीक है, 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए थे उसमें एक चीज़ नई उभर के सामने आई और वो थी दल बदल। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि कौन होता है? जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते। मतलब क्या है कि किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लिया, उस पर इलेक्शन लड़ा और चुनाव वो जीत जाए और जीतने के बाद वो क्या करे, किसी और दल में शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसा ही हुआ कई जनप्रतिनिधियों के साथ। वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर गैर कांग्रेसवाद का साथ दिया। देखिए 1967 के चुनाव में 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दल बदल के कारण कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में सहयोग
किया। मतलब वहाँ इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, गैर कांग्रेसी जो थे दल उनका साथ दिया और वहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में सहयोग किया। और उसी समय पर एक मुहावरा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, कहाँ पर, हरियाणा के अंदर, आया राम और गया राम। ये मुहावरा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये किस उसमें बोला गया था, ये दल बदल के कारण बोला गया था। 1967 के चुनाव के बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। आपने देखा कि चुनाव के बाद कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, परंतु पहले 3 चुनाव जितना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। आप सभी जानते हैं कि पहले जो 3 आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था और कांग्रेस जो है 350 से भी ऊपर सीटें लेकर विजयी हुई थी। लेकिन अब की बार इसमें जो है 283 ही सीटें मिली। तो कांग्रेस को मिली, लेकिन जितना बहुमत पहले मिला था उतना वो जो है प्राप्त नहीं कर पाई। दूसरा क्या है, गठबंधन सरकारें ज़्यादा चली नहीं। जिन राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी वहाँ पर ज़्यादा समय वो चली नहीं। परंतु इस चुनाव ने साबित कर दिया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे उनको देखकर लग रहा था कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता, लेकिन जब ये 1967 के चुनाव हुए तो लोगों को अब लगने लगा कि कांग्रेस को जो है हराया जा सकता है। 1967 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण कांग्रेस में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। अब क्या होता है कि जो ये चुनाव हुए इसमें इतना खराब प्रदर्शन रहा कि कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब देखिए, पढ़ लेते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट। क्या होता है सिंडिकेट, पहले आप वो देख ले। अनुभवी एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह था सिंडिकेट। मतलब जो कांग्रेस में पुराने अनुभवी और प्रभावशाली नेता थे उनके समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट ने उम्मीद से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। वह उनकी सलाहों पर शासन चलाएगी। सिंडिकेट ने क्यों समर्थन दिया था इंदिरा गांधी को, कि वो अनुभवहीन है और वो जो भी काम करेगी वो उनकी सलाह पर करेगी। इस उम्मीद से उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की थी। चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां आई। कौन कौन सी, पार्टी में स्वतंत्र मुकाम बनाना। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी सिंडिकेट के दबाव में आकर काम करना या उनकी सलाह पर काम करना। वो अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती थी। और साथ ही जो 1967 के चुनाव के नतीजे रहे वो उनसे काफ़ी हताश थी, इसलिए वो जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहती थी। आगे क्या है, उसने सिंडिकेट को अलग करके अपने सलाहकारों और विश्वस्तों में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। देखिए क्या है कि उसने जो है सिंडिकेट जो भी सलाह मशवरा उसको देते थे वो उसको नहीं मानती थी, वो अपने तरीके से काम करती थी, ठीक है। और उसने जो अपने सलाहकार और विश्वस्त व्यक्ति जो रखे हुए थे वो इस पार्टी से बाहर के लोगों को रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था, क्योंकि पार्टी में सिंडिकेट थे, उनकी उसको माननी नहीं थी, तो उसने बाहर से जो है अपने सलाहकार और विश्वस्त बनाए हुए थे। तो आइए अब जान लेते हैं सिंडिकेट नेता कौन कौन है। तो इसमें जो है के कामराज, ये जो मिड डे मील योजना शुरू की थी ये इसी ने की थी। एस के पाटिल एन संजीवा रेड्डी जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, अतुल्य घोष और के एस निजलिंगप्पा ये थे कांग्रेस के जो है अध्यक्ष। अब देखिए आगे क्या है कि इंदिरा गांधी जी पार्टी में अपना स्वतंत्र मुकाम बनाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाती है, जिन्हें 10 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत वो पूरा करती है। क्या क्या थी ये नीतियां, सरकार की नीतियों को वामपंथी कौन थे, समाजवादी रूप देने के लिए कदम उठाए। पहले क्या था, सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, लेकिन जो इंदिरा गांधी वो समाजवादी की तरफ बढ़ी, वो पूरे समाज के कल्याण को लेके जो है कदम उठाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, समाजवादी नीतियों की तरफ कदम उठाए। दूसरा उसने क्या किया, भूमि सुधार पर, आप सबको पता है खाद्यान्न संकट आ गया था, तो उसने किस पे ध्यान दिया, भूमि सुधार पर ध्यान दिया। आगे उसने क्या किया, जो ग्रामीण गरीब थे, ठीक है, जो गांव में गरीब व्यक्ति थे उनको आवासीय भूखंड दिए, कि भाई भूखंड का क्या मतलब होता है, टुकड़े जमीन के, तो उसने घर बनाने के लिए क्या दी, जमीन दी। आगे क्या है, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, उसने अनाज जो है वो सरकारी हिसाब से गरीबों में बांटा। अब पांचवा क्या किया इन्होंने, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, मतलब शहरी जो संपदा थी, प्रॉपर्टी थी, और शहरों में जितनी आय होती थी उसकी एक सीमा लागू कर दी। देखो आगे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और उन्होंने एक काम क्या किया, प्रीवी पर्स की समाप्ति की घोषणा। अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है कि जो 565 रियासत थी भारत के अंदर, उनको जब भारत में मिलाया तो उनके जो नवाब थे, ठीक है, उन नवाबों को विशेष अधिकार दिए गए थे जो इंदिरा गांधी जी ने समाप्त
कर दिए। ठीक है, अब ये जो दो चीज़ें हैं ये किसके अंडर आती थी? ये आती थी वित्त विभाग के अंडर। तो जो मोरारजी देसाई थे वो उस समय पे वित्त मंत्री थे और वो इनको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो क्या है कि फिर भी इंदिरा गांधी जी ने ये कार्य किए। तो सिंडिकेट नहीं चाहता था कि इंदिरा गांधी जी एक कार्य करें, लेकिन उसने अपने स्तर पे एक कार्य किए। तो जो सिंडिकेट है उसने बेमन से जो है इन सुधारों की हामी भरी, लेकिन वो जो है इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे। फिर क्या होता है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और 1969 के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सिंडिकेट हैं और इंदिरा गांधी है उनके जो मतभेद थे वो सबके सामने आ जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि 1969 का राष्ट्रपति चुनाव क्या था और कैसे जो है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मतभेद सबके सामने आए। देखिए, सिंडिकेट ने जो है कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा किया। कौन सा प्रतिनिधि? एन संजीवा रेड्डी। ये क्या थे? उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी की जो है इससे कुछ राजनीतिक अनबन थी और ये नहीं चाहती थी कि ये राष्ट्रपति बने। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्र रूप से वीवी गिरी को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। अब ये कौन थे? ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, लेकिन सिंडिकेट क्या चाहता था? संजीवा रेड्डी को। तो उन्होंने मिलके क्या किया? जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय निजलिंगप्पा, उसने एक व्हिप जारी की। व्हिप क्या होती है कि इलेक्शन में अपना जो समर्थन देती है कोई भी पार्टी, तो वो एक व्हिप तैयार करते हैं कि भी सबको जो है इस आदमी को अपनी वोट देनी है, अपना समर्थन देना है। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? उसने क्या सबको जो है एक बात बताई कि ये जो अपना वोट देना है, अपना समर्थन देना, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से देना है। उसने अंतरात्मा की आवाज़ का प्रयोग करके अपने वोट की अपील की। ठीक है, अब सभी जो विधायक थे, सांसद थे, वो क्या थे? इंदिरा गांधी की बात मानते हैं, सुनते हैं और वो वीवी गिरी को जो है विजयी बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच के जो मतभेद थे वो सबके सामने आ जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये जो संजीवा रेड्डी जी हैं ये भी कांग्रेस के हैं, वीवी गिरी को खड़ा किया इंदिरा गांधी ने, ये भी कांग्रेस के हैं। तो विरोधी पक्ष तो था ही नहीं, कांग्रेस के ही दोनों पक्ष थे और उनमें मतभेद थे, तभी दो जो है उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो मतभेद है सबके सामने आ जाता है। तो आगे क्या होता है कि आप सबको पता है कि कौन जीता राष्ट्रपति चुनाव में? वीवी गिरी। ठीक है, इसकी विजय के बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का जो प्रभुत्व था, वर्चस्व था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इंदिरा गांधी और जो उसके समर्थक थे उनने जो कांग्रेस का व्हिप था उसकी अवमानना की थी। ठीक है, और इस अवमानना के कारण जो है इंदिरा गांधी को नवंबर 1969 को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कांग्रेस ने एक व्हिप दिया था कि सबने किसको वोट देना है? अपना संजीवा रेड्डी को, लेकिन इन्होंने किसको दिया? वीवी गिरी को। तो इस कारण जो है कांग्रेस की जो नीतियां थी उनका समर्थन ना करने के कारण, उनकी अवमानना करने के कारण इंदिरा गांधी को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब होता है कांग्रेस का बंटवारा। देखिए, एक तरफ है सिंडिकेट और दूसरी तरफ है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पार्टी बनी कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और इधर जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी उसका नाम रखा गया कांग्रेस आर यानी रिक्विजिनेट। ठीक है, इसको जो है कहा गया पुरानी कांग्रेस क्योंकि इसमें सिंडिकेट थे, इसको कहा गया नई कांग्रेस क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि जो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो मेरे वाली कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी दो विचारधाराओं की लड़ाई कहा। उसने क्या कहा बंटवारे के बारे में कि ये बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो है समाजवादी और पुरातन पंथी दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। हम गरीबों के साथ हैं और ये जो पार्टी है ये अमीरों के साथ है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि कांग्रेस के बंटवारे से क्या है कि सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार को चलाया। लेकिन इस दौरान उसने क्या किया? इस दौरान उसने भूमि सुधार क्रियान्वयन पर जोर दिया और ये कार्यक्रम बहुत जोर शोर तरीके से चलाया और लोगों के सामने एक छवि प्रस्तुत की कि वो समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वो वंचितों और गरीबों के लिए कार्य
कर रही है। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि ऐसे जो है मैं गठबंधन से सरकार नहीं चला सकती, मुझे अपने हिसाब से, अपने बहुमत से जो है पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है और अपने तरीके से चलाना है। तो उसने क्या किया, उसने जो है दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। अब देखिए, लोकसभा भंग होने के बाद क्या होगा, चुनाव होगा। तो भारत में ये प्रथम मध्यावधि चुनाव है। अब हो रहा है 5वां आम चुनाव 1971। अब देखिए क्या होता है, फिर वही दो चीज़ें हैं आपके सामने। अब एक तरफ सिंडिकेट और एक तरफ क्या है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या होता है कि जो सिंडिकेट है उन्होंने सभी गैर साम्यवादी और सभी गैर कांग्रेसी जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन बनाया। ठीक है, अब ये पार्टियां कौन कौन सी हैं, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, संयुक्त जो है सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब देखिए ये सभी पार्टियां मिलने के कारण जो है ये एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा। और इन्होंने जो है कोई कार्यक्रम नहीं रखा, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रखा। ये जहाँ भी जाते थे, जहाँ प्रचार करते थे, एक ही बात कहते थे, इंदिरा हटाओ। ठीक है, दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर। ठीक है, इन्होंने किसके साथ गठबंधन किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया, यानी CPI के साथ गठबंधन किया। अब वो इतनी पार्टियां उनमें मिली हुई थी, वो एक मजबूत संगठन था, उसके सामने जो है ये संगठन बहुत ही कमज़ोर संगठन प्रतीत हो रहा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है जहाँ भी ये जाते तो इन्होंने एक ही नारा दिया कि जो है गरीबी हटाओ। इन्होंने जो है इसका ये कहा कि जो है इंदिरा हटाओ की जगह अगर हम गरीबी हटाओ पे जोर देंगे, देश पे जोर देंगे तो ही देश का विकास हो सकता है। तो इन्होंने जो है जहाँ भी गए इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने प्रचार में देश की, समाजवाद की और गरीबी हटाओ के नारे की बात की। तो आइए अब जानते हैं कि क्या रहता है चुनाव परिणाम। तो जो सिंडिकेट की कांग्रेस ओ थी उसको जो है 16 सीटें इसमें मिली, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस आर थी इंदिरा गांधी की, उसको मिली 352 सीटें। और जो इसका गठबंधन था CPI से, कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको मिली 23 सीटें। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें मिली इसको, 375 सीटें और 48.4%। जबकि जो कांग्रेस ओ थी वो 40% से भी कम रही। ठीक है, इसके बाद क्या होता है चुनाव के बाद कि जो इंदिरा गांधी है उनका जो एक चमत्कारिक नेतृत्व रहा इस चुनाव में, उसने ये साबित कर दिया कि असली कांग्रेस कहाँ है, जहाँ इंदिरा गांधी है। तो आइए आप पढ़ते हैं कांग्रेस की पुनर्स्थापना। क्या है कि इंदिरा गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली कांग्रेस कौन सी है, जहाँ पर इंदिरा गांधी है। कैसे साबित किया कि जब चौथे आम चुनाव हुए तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 283 सीटें मिली थी, जो 300 से भी कम थी। लेकिन इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने 375 सीटें प्राप्त करके दिखा दिया कि असली कांग्रेस यही है। ठीक है, तो अपने आप को साबित किया। इस वजह से जो है कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी की जो पार्टी है उसमें इंदिरा गांधी एक सर्वोच्च नेता बनी। ठीक है, और वो किसको साथ लेके चली, इसके अंदर वो गरीबी हटाओ का नारा देके गरीबों, अल्पसंख्यकों और वंचितों को साथ लेके चली, और इसे ही क्या कहा कि यही पार्टी है और ये पार्टी जो है इन्हीं की है। आगे क्या है कि जो पार्टी के अंदर मतभेद थे अब वो समाप्त हो गए। अब पार्टी जो है एक सुसंगठित संगठन बन चुकी थी। अब आगे क्या है, बांग्लादेश का साथ देना। क्या है, बांग्लादेश उस समय जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा था, बांग्लादेश आज़ाद होना चाहता था, तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का साथ दिया। इससे जो नाराज होकर पाकिस्तान ने क्या है भारत पर आक्रमण कर दिया और 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी की सूझबूझ से इस युद्ध में विजयी कौन रहा, भारत रहा। तो भारत को भारी जीत इसमें मिली और जो है इंदिरा गांधी की छवि एक बार और सुधरी। ठीक है, उसके बाद जो है बांग्लादेश का उदय हुआ। अब बांग्लादेश के उदय के साथ साथ ही जो है इंदिरा गांधी को जो है लोग और भी ज़्यादा मानने लगे और वो राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आई। इन चीज़ों के कारण, इन कारणों के कारण क्या हुआ कि 1972 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें जो है कांग्रेस की भारी जीत हुई। इस प्रकार कांग्रेस एक बार फिर पुनर्स्थापित हो चुकी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।